जीरो टू गॉड लेवल अर्थात मार्शल गॉड स्पेस अर्थात शून्य से ईश्वर स्तर तक। अध्याय 3358 से 3360। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। जबरदस्ती की लहरें बह निकली। ये जीवेन स्वर्गीय मार्ग के प्रवक्ता की तरह थे जो दुनिया में चले। देखने वाले सभी सम्राट लॉर्ड्स भी जानते थे कि आज से इस दुनिया में एक और सर्वोच्च स्वर्गीय गुरु होगा। उन्हें बस यही लगा कि हाल ही में उभरे हेवनली मास्टर्स की गति बहुत तेज थी। अतीत में सैकड़ों हजारों वर्षों, लाखों वर्षों या लाखों वर्षों में भी कोई स्वर्गीय गुरु प्रकट नहीं हुआ होगा। लेकिन हाल ही में स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव राजा और ये जीवेन ने रास्ता हासिल कर लिया था और स्वर्गीय स्वामी बन गए थे। हालांकि जब उन्होंने इसके बारे में सोचा तो ये कुछ भी नहीं था, क्योंकि स्वर्ग भक्षण करने वाला दानव राजा पहले ही ये जीवेन के हाथों मर चुका था। इससे पहले कि वह रास्ता हासिल करता, वह पहले से ही स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव राजा को मारने में सक्षम था। अब जबकि वह स्वर्गीय गुरु बन गया था, ये कैसे हो सकता है? कई अनुभवी सम्राट लॉर्ड्स ने कई स्वर्गीय गुरुओं को देखा था जिन्होंने अपने कष्टों को पूरा कर लिया था, लेकिन उन्हें केवल यह महसूस हुआ कि उनमें से किसी के पास इतनी भयानक शक्ति नहीं थी। वास्तव में, जैसा कि उन्होंने कल्पना की थी, ये जीवेन की तुलना सामान्य स्वर्गीय गुरुओं से बिल्कुल भी नहीं की जा सकती थी। हालांकि वह अभी कष्टों को पार करने में सफल हुआ था। उसने अपने दायरे की खेती को पूरी तरह से मजबूत कर लिया था और एक झटके में एक छोटे शिखर पर पहुंच गया था, जैसे कि वह एक दायरे के शिखर पर था। ये जीवेन भी इसके लिए तैयार थी। क्लेशों को पार करने से पहले उसने बहुत समय तक तैयारी की थी, और क्लेशों को पार करते समय यह इतना कठिन भी था। यदि उसकी साधना कष्टों को पार करके तीव्र गति से आगे नहीं बढ़ती, तो यह उचित नहीं होता। स्वर्गीय मार्ग ने मेहनती को पुरस्कृत किया। यह मूल बिंदु कभी नहीं बदला था। आप जितना अधिक प्रयास करेंगे, अंत में आपको उतनी ही अधिक सफलता मिल सकती है। उसे लगा कि वह अभूतपूर्व रूप से शक्तिशाली है। जहां तक नजर जाती थी, नियम कायदे आपस में गुथे हुए थे। उसके सामने सब कुछ इतना स्पष्ट था, और दुनिया उसके सामने कभी भी इतनी स्पष्ट नहीं थी। यह एक और सीमा पार करने से प्राप्त लाभ था। यह एक पूरी तरह से अलग डोमेन था, एक पूरी तरह से अलग दुनिया थी। इस दायरे में उसे शतरंज के मोहरे की तरह लापरवाही से त्याग दिए जाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, और उसके पीछे की मानव जाति को भी बहुत लाभ मिलेगा। 11वीं सबसे मजबूत रेस बनना मुश्किल नहीं होगा। इसके अलावा मानव जाति में उसकी स्थिति भी सर्वोच्च हो जाएगी। ये पहली बार नहीं था जब उसे इस तरह की चीज का सामना करना पड़ा था। वह पहले ही एक बार असंख्य स्वर्गों में इसका अनुभव कर चुका था। वह मानव जाति को असंख्य स्वर्गों और लोकों के सर्वोच्च क्षेत्र में ले आया था। अब ये हर चीज का पुनर्मूल्यांकन मात्र था। वास्तव में कुछ मतभेद भी थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह यहाँ उतना सर्वोच्च नहीं था जितना कि वह असंख्य स्वर्गों और लोकों में था। वह यहाँ एकमात्र स्वर्गीय पूज्य नहीं थे। इसके अलावा अनुभव या ताकत के मामले में शायद उसके पास कोई फायदा नहीं था। हालांकि ये ऐसी चीजें नहीं थी जिन पर उसे अभी विचार करने की जरूरत थी। अब वह जो करना चाहता था वह फेट डिवाइन कैपिटल में लौटना और भविष्य की परेशानियों को रोकने के लिए सम्राट गॉडरूई को पूरी तरह से मारना था। जहां तक स्पेस टाइम हेवनली लॉर्ड की बात है, क्या वह एक सम्राट के कारण उसके लिए चीजें कठिन बना देगा? ये कहा जाना चाहिए कि अपने दायरे को आगे बढ़ाने के बाद ये जीवेन के सोचने का तरीका पहले से बिल्कुल अलग था। सम्राट क्षेत्र अब उसके समान स्तर पर नहीं था। इस समय वह अब सर्वोच्च प्रभु नहीं बल्कि स्वर्गीय आदरणीय थे। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया और तुरंत इस विशाल सितारा क्षेत्र को छोड़ दिया। हालांकि जैसे ही वह फेट डिवाइन राजवंश में कदम रखने वाला था, उसे अचानक एहसास हुआ कि उसके आसपास के नामात्र के नियम अचानक बदल गए हैं। वह अब मूल तारों वाले आकाश में नहीं था। इसके बजाय उसने ऊंचे पहाड़ों और बहती नदियों के साथ एक छोटे विमान में कदम रखा था। इस छोटे विमान के केंद्र में बादलों और धुंध से घिरा एक ऊंचा पर्वत था, जो आकाश की ओर ऊंचा था।
इस पहाड़ की चोटी पर एक फूस की झोपड़ी बनी हुई थी। फूस की झोपड़ी के सामने छोटे से आंगन में एक पत्थर की बेंच पर एक लाल कपड़ा पहने युवक बैठा था। उसने अपना सिर उठाया और चेहरे पर फीकी मुस्कान के साथ ये जिवेन की ओर देखा। ये जिवेन पहले थोड़ा सतर्क थी। हालांकि जब उसने उस युवक को लाल जोड़े में देखा तो उसे कुछ पता चल गया। लाल रंग का वही युवक लंबा लाल बागा पहने हुए था। उसके काले काले बाल उसके पीछे बिखरे हुए थे और एक तलवार लापरवाही से लटकी हुई थी उसकी कमर। वह अकेले ही शराब पी रहा था। लाल कपड़े पहने युवक ने अपना कप ये जिवेन की ओर बढ़ाया। ये जिवेन ने दिखावा नहीं किया। वह एक कदम आगे बढ़ा और लाल कपड़े पहने युवक के सामने बैठ गया। क्या मैं जान सकता हूं कि आपको कैसे संबोधित करना है? ये जिवेन ने पूछा। वह लाल कपड़े पहने युवक से एक रहस्यमय और अथाह आभा महसूस कर सकता था। यदि लाल पोशाक वाला युवक सिर्फ एक सम्राट लॉर्ड था तो ये जिवेन एक नजर में उसे समझ सकता था। इसलिए लाल कपड़े पहने युवक की पहचान स्पष्ट थी। वह एक स्वर्गीय आदरणीय थे। ये जिवेन इतना भोला नहीं था कि यह सोचता कि सभी स्वर्गीय आदरणीय उसके बारे में अच्छी धारणा रखते होंगे। हालांकि उसे लाल कपड़े पहने युवक की उत्पत्ति और उद्देश्य का पता नहीं चला था, इसलिए उसने जल्दबाजी नहीं की। मेरा नाम हुआन युआन है, लाल कपड़े पहने युवक ने मुस्कुराते हुए कहा। कम से कम 10 मिलियन वर्ष। यदि यह आपके लिए नहीं होता तो मैं इसे स्वयं नहीं पीता। ये जिवेन ने उसके सामने शराब का प्याला उठाया। अचानक खातिरदारी की एक सुगंधित गंध उसकी नाक से टकराए। शराब दुर्लभ प्राकृतिक खजानों से नहीं बनाई गई थी। ये तो साधारण फल थे। हालांकि सामान्य फलों से बनी फ्रूट वाइन लाखों वर्षों तक नहीं चल सकी। अन्य साधन भी होने चाहिए। हालांकि भले ही यह साधारण फलों की शराब थी जो लाखों वर्षों से यहाँ थी और खराब नहीं हुई थी, इसकी मधुर गुणवत्ता पहले से ही सर्वोच्च थी। क्या मैं जान सकता हूँ कि आपके पास मेरे लिए क्या सलाह है? ये जिवेन ने एक घूंट लिया और उसके चेहरे पर खुशी के भाव दिखे। वह अपनी इच्छानुसार अच्छी शराब बना सकता था, लेकिन अमर शराब के इस स्तर के लिए समय और नींव की आवश्यकता थी। मैं यह नहीं कह सकता कि मैं सलाह दे रहा हूँ। बात सिर्फ इतनी है कि कुछ लोगों को उम्मीद है कि मैं आपको कुछ समय के लिए रोक सकता हूँ। लाल कपड़े पहने युवक हुआन युआन ने धीमे स्वर में कहा, जैसे वह किसी मामूली बात के बारे में बात कर रहा हो। हालांकि उसे जो करना था वह एक स्वर्गीय आदरणीय को रोकना था। कोई भी इसे कैसे भी देखे, यह कोई मामूली बात नहीं थी। यह थोड़ा दिलचस्प है। क्या आप जानते हैं मैं कहाँ जा रहा हूँ? ये जिवेन ने मुस्कुराते हुए पूछा। इस अज्ञात लाल कपड़े पहने युवक का सामना करते हुए वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। हालांकि यह लाल कपड़े पहने युवक भयानक और अथाह था, लेकिन उसने ऐसी कोई ताकत नहीं दिखाई थी जिससे उसे खतरा हो। ये कुछ ऐसा था जिस पर उसे भरोसा था। कम से कम वह कमजोर और घटिया नहीं था। क्या ये सिर्फ फॉर्चून डिवाइन कैपिटल में वापसी नहीं है? लेकिन अब कोई नहीं चाहता कि दूसरे लोग वहां की स्थिति को बिगाड़ें। मूल रूप से आप सूची में नहीं थे। किसने सोचा होगा कि आप वास्तव में स्वर्गीय क्लेश से गुजरेंगे ऐसे महत्वपूर्ण समय में? मुझे ये कैसे कहना चाहिए? आप वास्तव में एक शक्तिशाली चरित्र हैं। आप दूसरे इंसान हैं जिन्हें मैंने कभी देखा है। जुआन युआन ने मुस्कुराते हुए कहा। दूसरा कौन है? ये जिवेन पूछने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। वह हरामी है, लेकिन वह एक विशेषज्ञ भी है। बहुत मजबूत। हे, यह एक वर्जित नाम है। इसके बारे में बोलते हुए, अब जो कुछ भी हो रहा है वह उसके कारण हुआ था। जुआन युआन मुस्कुराया। ये जिवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। मानव जाति में किस प्रकार का अद्वितीय विशेषज्ञ था? किस प्रकार का अस्तित्व वास्तव में बाहरी डोमेन को फॉर्चून डिवाइन कैपिटल पर हमला करने का कारण बन सकता है? क्या ये सुई सॉवरेन हो सकता है? आप मुझे रोकने के लिए इतनी परेशानी क्यों उठा रहे हैं? क्या आप वास्तव में फॉर्चून डिवाइन कैपिटल को नष्ट करना चाहते हैं? ये जिवेन ने बेहोश होकर कहा। जुआन युआन ने आगे कुछ नहीं बताया, इसलिए उन्होंने मामले को आगे नहीं बढ़ाया। फॉर्चून डिवाइन कैपिटल को नष्ट करें।
निश्चित रूप से यह असंभव है। ये सिर्फ इतना है कि कुछ पुराने माता पिता कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। फॉर्चून डिवाइन कैपिटल को नष्ट करना। सबसे पहले यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि उन्हें क्या पाने के लिए फॉर्चून डिवाइन कैपिटल को नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, वे चाहते हैं। दूसरा, यह असंभव है। बहुत से लोग फॉर्चून डिवाइन कैपिटल को नष्ट करना चाहते हैं, लेकिन कोई भी कभी सफल नहीं हुआ, जब तक कि वे फॉर्चून हेवनली मोनार्क न हो। जुवान युआन ने बेहोश होकर कहा, चूंकि आप मुझे देर करना चाहते हैं, तो मैं थोड़ी देर यहीं रुकूंगा। ये जिवेन ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, लेकिन उसकी आंखें चमक उठी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी बहुत बड़े रहस्य के संपर्क में आ गया हो। उनका फॉर्चून डिवाइन राजवंश की मृत्यु तक सेवा करने का कोई इरादा नहीं था। उसे फॉर्चून डिवाइन राजवंश में आए हुए कितना समय हो गया था। फॉर्चून डिवाइन राजवंश का तो जिक्र ही नहीं, उन्हें फॉर्चून वर्ल्ड से संबंधित होने का एहसास भी नहीं था। आप वास्तव में एक स्मार्ट व्यक्ति हैं। स्मार्ट लोगों से बात करना बहुत आरामदायक है। जुवान युआन दिल खोलकर हंसा। जब तक आप ऐसा नहीं करते, आपको जबरन बाहर निकालना चाहते हैं। क्या हमारे लिए यहाँ बैठकर दाव के बारे में बात करना और शराब पीना सुखद बात नहीं है? जब तक आप मेरे लिए चीजें मुश्किल नहीं बनाते, तब तक हर कोई अच्छा समय बिताएगा। आप क्या जानना चाहते हैं? जब तक मैं आपको बता सकता हूं, मैं आपको वह सब कुछ बताऊंगा जो मैं जानता हूं। जिसके बारे में बोलते हुए, आप भी हमारे सर्कल के सदस्य हैं, इसलिए आपसे कुछ बातें छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। जुवान युआन ने सीधे तौर पर कहा, मैं जानना चाहता हूं कि बाहरी डोमेन सेना ने फॉर्चून डिवाइन कैपिटल को क्यों घेर लिया? ये जिवेन ने तुरंत पूछा। यह उसके दिल का सबसे बड़ा सवाल था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे इसे एक ही बार में पूछना पड़ा। हे, इस मामले के बारे में ये सामान्य है कि आप इसके बारे में नहीं जानते हैं। वास्तव में इसमें फॉर्चून डिवाइन लॉर्ड भी शामिल है। फॉर्चून डिवाइन लॉर्ड के फॉर्चून की सड़क पर गायब होने के बाद कई लोग उनके नक्शे कदम पर चलना चाहते थे और फॉर्चून रोड के माध्यम से पौराणिक भाग्य खोजे। हुआन युआन ने कहा, यह अफसोस की बात है कि फॉर्चून डिवाइन लॉर्ड के गायब होने के बाद ज्यादातर लोग उस पौराणिक संपत्ति को नहीं पा सके, सिवाय उन लोगों के जो उनके साथ चले गए। ये ठीक है अगर हमारे पास भाग्य नहीं है, लेकिन क्योंकि हम इस भूमि से अलग थलग हैं, भाग्य, हमारे स्वर्गीय स्वामी क्षेत्र अटक गए हैं। ऐसा लगता है जैसे हम एक छत से मिल गए हैं, और चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें, हम ऊपर नहीं जा सकते। मूल रूप से एक कुंजी थी जो भाग्य की भूमि को खोल सकती थी और भाग्य को जाने दे सकती थी। फॉर्चून की भूमि की क्यूई फॉर्चून दिव्य राजवंश में चमकती है, लेकिन बाद में वह चाबी किसी ने ले ली और फिर वह गायब हो गई। फॉर्चून की भूमि की फॉर्चून क्यूई के बिना न केवल हर कोई आगे नहीं बढ़ सकता, बल्कि यह उनके जैसा है, फंस गए। और वह व्यक्ति आपकी मानव जाति का एक कमीना है। हे, अब क्या आप जानते हैं कि इतने सारे लोग आपको पसंद क्यों नहीं करते? वास्तव में आप भी गोलीबारी में फंस गए हैं। कई लोग मुख्य रूप से उस आदमी के कारण आपसे नफरत करते हैं। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। ये जिवेन का चेहरा भी थोड़ा स्तब्ध था। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि जब से वह प्रसिद्धि में आया है, तब से बहुत से लोग उसके प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। वह जानता था कि उनमें से कई उनके बीच के झगड़ों के कारण थे, हालांकि उनमें से कुछ अस्पष्ट थे। अब जाकर ही उसे एहसास हुआ कि उनकी दुश्मनी का स्रोत वास्तव में यही था। मूल रूप से गुड फॉर्चून कुंजी के साथ, लोग कभी कभी इसका उपयोग भाग्य के कुछ स्थानों को खोलने और अपने भाग्य की शक्ति को फिर से भरने के लिए कर सकते थे। हालांकि गुड फॉर्चून कुंजी जब्त होने के बाद यह अवसर गायब हो गया। कई लोगों ने पथ में प्रवेश करना चुना। फॉर्चून पौराणिक भाग्य की तलाश में था, लेकिन वे बिना किसी निशान के गायब हो गए। हालांकि जहां तक मुझे पता है, वे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे थे। कुछ लोग पीछे रह गए और उन्होंने फॉर्चून क्षेत्र की वर्तमान संरचना बनाई, जिसमें शामिल है
उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम के 4 महान पवित्र गुरु। जुआन युआन ने समझाना जारी रखा। कई साल पहले पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण के स्वर्गीय आदरणीय, साथ ही अंतरिक्ष समय के स्वर्गीय आदरणीय, ने फॉर्चून कुंजी को फिर से बनाने के लिए सभी प्रकार की सर्वोच्च सामग्रियों को इकट्ठा करने के लिए मिलकर काम किया था। यह एक अच्छा होना चाहिए था बात, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। वे लोग अपने लिए सब कुछ निगलना चाहते थे और केवल यही चाहते थे कि फॉर्चून क्यूई, फॉर्चून डिवाइन कैपिटल में चमक जाए। उस समय उन्हें फॉर्चून क्यूई द्वारा बपतिस्मा दिया जाएगा और उनके खेती में तेजी से सुधार होगा। जहां तक हमारी बात है, अगर हमारी खेती में सुधार नहीं हुआ तो हमें अंततः फॉर्चून दिव्य राजवंश के सामने समर्पण करना होगा और उनके द्वारा आदेशित होना होगा। तो आप जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। ये निश्चित रूप से जनता के क्रोध का कारण बनेगा। न केवल बाहरी डोमेन के लोग, बल्कि फॉर्चून डिवाइन राजवंश के कई लोग भी गुस्से में हैं। हम क्या कर रहे हैं अब, ये केवल उन्हें अपना रुख व्यक्त करने के लिए मजबूर कर रहा है। जुआन युआन ने शराब का एक घूंट लिया और मुस्कुराते हुए कहा। ये जिवेन को आखिरकार समझ में आया कि मौजूदा स्थिति इतनी अजीब क्यों थी। फॉर्चून गॉड राजवंश की प्रतिष्ठित राजधानी को घेर लिया गया था, लेकिन कोई भी उन्हें बचाने वाला नहीं था। यहां तक कि उन सुपर संप्रदायों ने भी, जो फॉर्चून गॉड राजवंश के नियंत्रण में थे, उन्हें बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। यह पता चला कि पूर्व, दक्षिण, पश्चिम स्वर्गीय मास्टर्स ने जनता के गुस्से का कारण बना दिया था। मूल रूप से वह फॉर्चून डिवाइन कैपिटल में वापस नहीं लौटे क्योंकि उन्हें फॉर्चून डिवाइन से संबंधित होने का अधिक एहसास नहीं था। राजवंश अब, हालांकि उसके पास हुआन युआन और अन्य लोगों के पक्ष में खड़े होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और कोई कारण नहीं था। वह एक दिव्य संप्रभु भी था और कोई भी भविष्य में शिखर तक खेती नहीं करना चाहता था, ऐसी छत का सामना करना पड़े जिसे वे तोड़ न सके। कोई दूसरा रास्ता न होता तो ठीक था, लेकिन चूंकि दूसरा रास्ता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे कोई रास्ता सोचना पड़ा। फिर फॉर्चून डिवाइन राजवंश की योजना वास्तव में अच्छी थी। एक बार जब वे सफल हो गए, तो फॉर्चून डिवाइन राजवंश उनके पिछले सभी पतन को दूर कर देगा और फॉर्चून डिवाइन राजवंश का सच्चा शासक बन जाएगा। हालांकि फॉर्चून गॉड राजवंश वर्तमान स्थिति से नाखुश था, लेकिन ऐसे कई लोग भी थे जिन्हें इससे लाभ हुआ। और अब, ये जिवेन उन लोगों में से एक थे जिन्हें इससे लाभ हुआ। जब तक एक दिन वह फॉर्चून दिव्य राजवंश में प्रवेश नहीं कर गया, उस स्थिति में उसे एक अलग मामले पर विचार करना होगा। लोगों ने सदैव अपने हितों के अनुसार कार्य किया, यहां तक कि स्वर्गीय पूज्य भी वही थे। ये सब इस बात पर निर्भर करता था कि किस प्रकार के हित विभिन्न स्वर्गीय पूज्यों को प्रेरित कर सकते हैं। मैं पूछने की हिम्मत करता हूं, ये फॉर्चून क्यूई वास्तव में क्या है? क्या स्वर्गीय आदरणीय इसके लिए लड़ सकते हैं? ये जिवेन मदद नहीं कर सका लेकिन पूछ सका। आपको पता होना चाहिए कि लॉ क्रिस्टल्स हमारे लिए खेती करना अधिक सुविधाजनक बना सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी नींव को कैसे मजबूत किया जाए? खेती कैसे करें? हमें इस फॉर्चून क्यूई पर भरोसा करना होगा। हुआन युआन ने समझाया, किसानों को इसकी आवश्यकता है खेती करने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी के बीच आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करें। दिव्य आदरणीयों के लिए स्वर्ग और पृथ्वी के बीच आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करना स्वाभाविक रूप से संभव है, लेकिन दक्षता बहुत कम है। सृजन क्यूई सृजन का सार है। भले ही आप अवशोषित कर ले बस थोड़ा सा, ये हजारों वर्षों तक आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने से बेहतर है। क्रिएशन क्यूई के साथ लोग स्वाभाविक रूप से अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए तैयार नहीं है। मैं देख रहा हूं, कोई आश्चर्य नहीं, ये जिवेन ने कहा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि स्वर्गीय आदरणीय लोग फॉर्चून गॉड राजवंश से अलग हो गए। यदि वे वास्तव में फॉर्चून गॉड राजवंश को फॉर्चून क्यूई पर एकाधिकार करने देते हैं, तो कोई भी जीवित नहीं रह पाएगा। बेशक फॉर्चून क्यूई एक अच्छी चीज है, हर कोई इसे चाहता है।
फॉर्चून गॉड राजवंश की प्रसिद्ध मिस्टीरियस फॉर्चून पिल को मुख्य सामग्री के रूप में फॉर्चून क्यूई के साथ परिष्कृत किया गया है। जुवान युआन ने मुस्कुराते हुए कहा, तो यह ऐसा ही है। कोई आश्चर्य नहीं कि यह किसी की साधना में बहुत सुधार कर सकता है। ये जिवेन ने कहा। उसने पहले भी एक रहस्यमयी गुड फॉर्चून गोली प्राप्त की थी। स्वाभाविक रूप से वह जानता था कि मिस्टीरियस गुड फॉर्चून पिल का अस्तित्व किस प्रकार का था। यह एक सम्राट के लिए अतुलनीय रूप से बहुमूल्य था। एक सम्राट के लिए फॉर्चून क्यूई के साथ परिष्कृत एक रहस्यमय फॉर्चून गोली स्वाभाविक रूप से अतुलनीय रूप से कीमती है। लेकिन हमारे स्वर्गीय आदरणीय लोगों के लिए प्रभाव थोड़ा खराब है। फिर भी ये काफी अच्छा साधना खजाना है, हुआन युआन ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मिस्टीरियस फॉर्चून पिल्स का उत्पादन करना वास्तव में मुश्किल है, तो आप गंभीर रूप से गलत हैं। वास्तव में फॉर्चून गॉड राजवंश के पास उनमें से बहुत सारे हैं। फॉर्चून गॉड राजवंश ने इतने सालों तक बहुत सारी अच्छी चीजें जमा की हैं। हुआन युआन ने शराब का एक घूंट पीते हुए कहा। इसके बारे में बोलते हुए, हालांकि मैंने स्वर्गीय आदरणीय क्षेत्र में प्रवेश किया है, फिर भी कई चीजें हैं जो मुझे समझ में नहीं आती हैं। मुझे इस अवसर पर आपकी सलाह मांगने दीजिए। ये जिवेन ने हाथ जोड़कर सलामी देते हुए कहा। सलाह नहीं मांग रहा हूं। आइए दांव पर चर्चा करें, जुवान युआन ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसा लग रहा था कि ये जिवेन का मूल शरीर यहीं छुपाया जा रहा था। उसी समय ह्यूमन रेस डिवाइन कोर्ट में एक सील चुपचाप टूट गई और एक अन्य ये जिवेन बाहर चला गया। प्रणाम मास्टर, बियान जियो यू ने सम्मानपूर्वक सलाम किया और कहा। उसे दिल में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वह स्वाभाविक रूप से इस मुहर के बारे में जानता था। ये जिवेन के जाने से पहले उसने बार बार उससे कहा था कि अगर मानव जाति को किसी ऐसी चीज का सामना करना पड़ता है जिसे वे हल नहीं कर सकते हैं तो इस सील को हटा दें। उनका अवतार अंदर था, इसलिए सामान्य समस्याएं कोई समस्या नहीं थी। लेकिन अब ये जिवेन की शक्ति के कारण मानव जाति के लिए परेशानी पैदा करने की हिम्मत कौन करेगा। इसके अलावा मानव जाति इन सभी वर्षों में स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव कबीले के क्षेत्र पर कब्जा करने में व्यस्त थी, इसलिए उन्होंने मूल रूप से विस्तार नहीं किया। इसलिए उन्होंने किसी को नाराज नहीं किया। ऐसी परिस्थितियों में कोई भी मानव जाति को अपमानित करने को तैयार नहीं था। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि सील टूट गई है, वह पहले से ही यहां थी। लेकिन उसे थोड़ा अजीब लगा। उसने सील नहीं तोड़ी, तो क्यों? क्या सील अपने आप टूट गई? ये जिवेन ने बियान जियाओयू की ओर देखा और उसकी आंखों में एक संतुष्ट मुस्कान दिखाई दी। उन्होंने कहा, आपको कोई संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। सील वास्तव में आपके द्वारा नहीं, बल्कि मेरे मूल शरीर द्वारा तोड़ी गई थी। मेरे मूल शरीर को पीछे रखा जा रहा है, इसलिए मेरे लिए कार्य करना असुविधाजनक है। लेकिन कुछ है जिन चीजों से मुझे निपटना है, इसलिए मैंने सील तोड़ दी। मैं समझ गया। मास्टर, आपको मुझसे क्या करवाने की जरूरत है? बियान शियाओयू ने तुरंत पूछा। मुझे आपके बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस चरण दर चरण अभ्यास करें, ये जिवेन ने कहा। हाँ, बियान जियाओयू ने कहा। ये जिवेन ने उसकी ओर देखा और थोड़ा सिर हिलाया। फिर उसने एक कदम आगे बढ़ाया और फॉर्चून गॉड राजवंश की दिशा में चला गया। यह उनकी आत्मा और आध्यात्मिक शक्ति की सूझबूझ से बना एक अवतार मात्र था। स्वाभाविक रूप से इसकी तुलना उसके मूल शरीर से नहीं की जा सकती। लेकिन युद्ध शक्ति की दृष्टि से इसमें एक शिखर सम्राट लॉर्ड की खेती थी। लेकिन क्योंकि यह उनका मूल शरीर नहीं था और भौतिक शरीर नहीं था, इसलिए इसे लंबे समय तक संरक्षित नहीं किया जा सका। मूल रूप से इसका उपयोग केवल मानव जाति को विलंबित करने के लिए किया गया था जब वे खतरे में थे, इसलिए उन्होंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। लेकिन उन्हें यह आशा नहीं थी कि इस समय इसका उपयोग हो सकेगा। अब चूंकि उसका मूल शरीर जुवान युआन द्वारा वापस रखा जा रहा था, वह व्यक्तिगत रूप से सम्राट गॉड रूई को नहीं मार सकता था। वह केवल इस अवतार को ही ऐसा करने दे सकता था। लेकिन ये भी अच्छा था, वह इस मामले से खुद को दूर करने के लिए जुबान
युआन द्वारा रोके जाने का बहाना इस्तेमाल कर सकता था। कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर पाएगा कि वह सम्राट गॉड रूई को मार डालेगा। उनके लिए, हालांकि सम्राट गॉड रूई मजबूत थे, लेकिन वह उनके मुकाबले के लायक नहीं थे। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे अमर मियाओ मियाओ और सम्राट हुन्युवान के अवतार सामान्य पीक सम्राट राजाओं की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थे। दिव्य मास्टर क्षेत्र प्राप्त करने के बाद, उनके अवतार की लड़ने की शक्ति आम लोगों की कल्पना से कहीं अधिक मजबूत थी। ईश्वर की परीक्षा में उत्तीर्ण होने से पहले यह उसके मूल स्वरूप से थोड़ा ही कमजोर था। यह सम्राट गॉड रूई से निपटने के लिए पर्याप्त से अधिक था। इसके अलावा, यदि कोई स्वर्गीय गुरु अंदर घुसना चाहे, तो यह बहुत बड़ा लक्ष्य होगा। ये बिल्कुल सही था। अगर कोई अवतार हार भी गया तो भी उसे कोई खतरा नहीं होगा। ये ज़िवेन ऐसे कई अवतार बना सकते हैं। हालांकि यह केवल एक अवतार था, इसने पहले से ही स्वर्गीय मास्टर क्षेत्र की कई समझ और तकनीकों का उपयोग किया था। स्वर्गीय क्लेश से पहले उनकी गति उनके मूल शरीर की तुलना में बहुत तेज थी। केवल 3 दिनों में, वह फॉर्चून गॉड की राजधानी की परिधि पर पहुंच चुका था। इस समय, फॉर्चून गॉड की राजधानी की परिधि पहले से ही एक सुपर युद्ध क्षेत्र बन गई थी। यह उस समय से बहुत अलग नहीं था जब वह चला गया था। कोई मजबूत विशेषज्ञ नहीं आ रहे थे। जो लोग आए वे फॉर्चून गॉड राजवंश के प्रत्यक्ष वंशजों के कुलीन वर्ग थे, लेकिन ये बेकार था। भले ही वे कुलीन थे, विदेशी डोमेन के स्वर्गीय आदरणीयों के सामने वे चींटियों से अलग नहीं थे। फॉर्चून गॉड राजवंश के स्वर्गीय आदरणीयों की अनुपस्थिति में उनके सभी प्रयास हास्यास्पद और बेकार थे। इसलिए, विदेशी डोमेन से समर्थन के लिए आए अभिजात वर्ग ने भी युद्ध के मैदान में जाने की हिम्मत नहीं की। वे केवल युद्ध के मैदान के करीब रह सकते थे और विदेशी डोमेन सेना को घेर सकते थे। सामान्य परिस्थितियों में, विदेशी डोमेन सेना निश्चित रूप से उस विदेशी डोमेन सेना का सफाया करने का एक तरीका सोचेगी जिसने उनके पीछे हटने का रास्ता काट दिया था। लेकिन अब, वे उदासीन थे, जैसे कि वे जानते थे कि विदेशी डोमेन सेना उनके लिए कोई खतरा नहीं है और उन्हें इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। इस सब में एक अजीब सा एहसास हो रहा था। लेकिन अब जब ये ज़िवेन को सच्चाई पता चली, तो उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। यदि यह फॉर्चून गॉड राजवंश के स्वर्गीय स्वामी को समझौता करने और रियायतें देने के लिए मजबूर करने के लिए था, तो सब कुछ सामान्य था। जब तक विदेशी डोमेन वास्तव में फॉर्चून गॉड राजवंश के साथ सौहार्दपूर्ण होने का दिखावा नहीं करना चाहता और मौत तक लड़ना नहीं चाहता, अन्यथा वे वास्तव में युद्ध शुरू नहीं करते। ये कुछ ऐसा था जिसे सभी स्वर्गीय गुरु अपने हृदय में जानते थे। अगला कदम ये देखना था कि पहले कौन इसे सहन नहीं कर सका। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक अगला ग्रेटर देन फॉर्चून डिवाइन राजवंश की ओर से कई सम्राट लॉर्ड्स सभी शीर्ष विशेषज्ञ थे। उनमें से केवल एक ही किसी क्षेत्र को दबा सकता है और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है। मूल रूप से, ये था सामान्य स्वर्गीय आदरणीयों के लिए उनके साथ प्रतिस्पर्धा करना कठिन था, लेकिन अब स्वर्ग के नीचे के सभी स्वर्गीय आदरणीय उनके खिलाफ जाना चाहते थे। चाहे वह अन्य डोमेन के स्वर्गीय आदरणीय हो या फॉर्चून डिवाइन राजवंश के मूल स्वर्गीय आदरणीय, उनमें से कोई भी फॉर्चून डिवाइन राजवंश को एकमात्र ऐसी शक्ति बनने देने के लिए तैयार नहीं था जो भविष्य में उन्हें आसानी से दबा सके। हालांकि स्वर्गीय आदरणीय की ताकत किसी बल की ताकत का केवल एक पहलू था, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू भी था। यदि फॉर्चून दिव्य राजवंश के स्वर्गीय आदरणीयों का साधना आधार तेजी से बढ़ा, तो उनके अधिकार और प्रभाव का अनिवार्य रूप से बहुत विस्तार होगा। दूसरे शब्दों में, उन्हें निश्चित रूप से अपनी अधिक सेनाएं छोड़नी होंगी। समय के साथ, उनके पास फॉर्चून डिवाइन राजवंश के सामने समर्पण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। फॉर्चून वर्ल्ड में, सब कुछ क्रूर था। केवल ताकत मायने रखती थी। शक्तिशाली स्वाभाविक रूप से अधिक प्राप्त कर सकता है, और मजबूत बनने के लिए उसे अधिक छीनना पड़ता है। यह एक पुण्य चक्र या एक दुष्चक्र था। कोई भी किसी से पीछे नहीं रहना चाहता था, इसलिए प्रतिस्पर्धा और भी अधिक तीव्र थी।
ये टूट गया है, ये टूट गया है। अचानक विदेशी सेना के खेमे से जयकारे की आवाज आने लगी। फिर ये जिवेन ने देखा कि अतुलनीय रूप से विशाल रक्त लाल ड्रमस्टिक सीधे फॉर्चून की दिव्य राजधानी के रक्षात्मक क्षेत्र के माध्यम से टूट गई थी। ठीक उस क्षेत्र की तरह जिसकी ये शिवेन ने पहले रक्षा की थी, फॉर्चून की दिव्य राजधानी में कई अभिजात वर्ग जो समय पर पीछे हटने का प्रबंधन नहीं कर सके, एक पल में नष्ट हो गए और खून की बारिश के बादलों में बदल गए। हालांकि इस रक्त लाल सहजन ने रक्त वर्षा को अवशोषित कर लिया, जिससे रक्त लाल सहजन और भी अधिक शक्तिशाली हो गया। ये सचमुच एक राक्षसी और क्रूर शक्ति थी। कुछ ही दिनों में फॉर्चून डिवाइन कैपिटल के रक्षात्मक क्षेत्र का बाहरी क्षेत्र पहले ही टूट चुका था। सैनिकों ने पहले ही फॉर्चून डिवाइन कैपिटल की शहर की दीवारों को घेर लिया था। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि विदेशी डोमेन की सेना फॉर्चून डिवाइन कैपिटल की दीवारों को तोड़ सकती थी। इसके विपरीत और भी अधिक क्रूर घेराबंदी अभी शुरू हुई थी। विदेशी डोमेन जीवन रूप आकाश में उड़ गए, शहर में भागना चाहते थे, लेकिन कोई दूसरा रास्ता नहीं था। फॉर्चून डिवाइन कैपिटल की दीवारों के नीचे कई संरचनाएं दबी हुई थीं, जिन्होंने सीधे उड़ान भरने की क्षमता को अवरुद्ध कर दिया था। हालांकि इससे वास्तविक विशेषज्ञों को कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये सामान्य दाव पुष्टिकरण स्तर के जीवन रूपों के लिए मौत के जाल में गिरने जैसा था। वे केवल ऊपर चढ़ने के तरीकों के बारे में ही सोच पा रहे थे। यहां तक कि उनके पंजे भी वास्तव में शहर की दीवारों को नहीं पकड़ सके, क्योंकि शहर की दीवारों पर सभी प्रकार के ताबीज और संरचनाएं थीं जो समान रूप से अतुलनीय रूप से मजबूत थीं। सिर्फ अपने पंजों से शहर की दीवारों तक पहुंचना उनके लिए किसी काल्पनिक कहानी से अलग नहीं था। ठीक इसी वजह से फॉर्चून डिवाइन कैपिटल की ऊंची शहर की दीवारों पर चढ़ना बेहद मुश्किल था। कई बार कोई अपने साथियों की लाशों को सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल करके ही ऊपर चढ़ सकता था। दूसरी ओर फॉर्चून डिवाइन कैपिटल के अभिजात वर्ग शांति से हमला कर सकते थे। एक के बाद एक शक्तिशाली बाणों की वर्षा होने लगी और प्रत्येक बाण एक पर्वत को काटने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था। हालांकि फॉर्चून डिवाइन कैपिटल के अभिजात वर्ग को भारी क्षति हुई थी। विदेशी डोमेन जीवन रूपों को और भी अधिक नुकसान हुआ था। उनका विशाल आकार मूल रूप से एक फायदा था, लेकिन इस समय यह उनकी कमजोरी बन गया था। फॉर्चून डिवाइन कैपिटल के अभिजात्य वर्ग को बिल्कुल भी लक्ष्य करने की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें केवल अपने तीर फेंकने की जरूरत थी और वे अपने लक्ष्य पर निशाना साध सकते थे। एक बार जब उन पर प्रहार किया गया, तो उनके विशाल शरीर अक्सर एक विशाल खूनी छेद में विस्फोटित हो जाते थे। खून बहने लगेगा और हड्डियों के टुकड़े सभी दिशाओं में उड़ जाएंगे। हालांकि उनमें आगे न बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। उनके पीछे देवराजा और सीमा सम्राट युद्ध संरचना की निगरानी कर रहे थे। उन देव राजाओं और सीमा सम्राटों के पीछे युद्ध संरचना की निगरानी कर रहे थे। सबसे महत्वपूर्ण क्षण में, यहां तक कि भगवान राजाओं, सीमा सम्राटों और सीमा सम्राटों को भी व्यक्तिगत रूप से युद्ध में जाना पड़ा। ऐसा इसलिए था क्योंकि पैंथियन हेवनली वेनरेट्स जैसे सुपर हेवनली वेनरेट्स को ये कार्य सौंपा गया था। स्वर्गीय पूज्यों के लिए, जो सर्वोच्च शक्तियां थे, ये लोग केवल चींटियों का एक झुंड थे। वे बस संख्याओं का एक समूह थे। यदि उन्होंने आगे न बढ़ने का साहस किया, तो केवल मृत्यु ही उनका इंतजार कर रही थी। इसलिए वे अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ना पसंद करेंगे। वे अपने ही स्वर्गीय पूज्यों के हाथों मरेंगे और अपने कुल के लोगों को फंसाएंगे। ऐसी परिस्थितियों में विदेशी डोमेन जीवनरूप मृत्यु से भयभीत नहीं थे। हालांकि वे नहीं जानते थे कि जो लोग युद्ध का परिणाम तय करेंगे वे नहीं, बल्कि उच्च और शक्तिशाली स्वर्गीय पूज्य थे। यदि स्वर्गीय पूज्यों ने कार्रवाई नहीं की, तो चाहे उन्होंने कितनी भी कड़ी लड़ाई लड़ी हो, ये बेकार था। लेकिन ये बेकार था क्योंकि वे कमजोर थे, और कमजोर लोग अपने जीवन पर नियंत्रण नहीं रख सकते थे। फॉर्चून डिवाइन राजवंश की शीर्ष शक्तियों ने कार्रवाई नहीं की, और विदेशी डोमेन हेवनली वेनेरेट्स ने भी कार्रवाई नहीं की। ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों पक्षों में किसी प्रकार की मौन समझ थी और उन्होंने सौहार्द का कोई दिखावा नहीं किया। पहले ये जिवेन को समझ नहीं आता था, लेकिन अब वह समझ गया है।
विदेशी डोमेन हेवनली वेनेरेट्स स्पेस टाइम हेवनली वेनेरेट्स और फॉर्चून डिवाइन राजवंश के अन्य शासकों को अपना सिर झुकाने के लिए मजबूर कर रहे थे, और ये सेनाएं दोनों पक्षों के बीच खेल में तोप का चारा मात्र थी। किसी को भी इन आम लोगों की जान की परवाह नहीं थी। हालांकि यह क्रूर था, यह एक सच्चाई थी, यह एक क्रूर तथ्य था। ये जिवेन ने चारों ओर देखा और तुरंत शहर पर हमला करने वाले विदेशी डोमेन जीवन रूपों के साथ घुल-मिल गए और फॉर्चून डिवाइन कैपिटल में घुस गए। ये जिवेन की ताकत के साथ, उसके लिए खोजा न जाना बहुत आसान था। जब तक उसे किसी स्वर्गीय पूज्य द्वारा लक्षित नहीं किया गया, उसकी खोज नहीं की जाएगी। सामान्यतया, स्वर्गीय पूज्य इतने उबे हुए नहीं होंगे कि इन छोटी जगहों पर ध्यान दें। उन्हें जो करने की जरूरत थी वह खून से रंगे ड्रमस्टिक्स को सक्रिय करना और फॉर्चून डिवाइन कैपिटल की शहर की दीवारों को तोड़ना था। अब जबकि बाहरी परिधि साफ हो गई थी, उन्हें फॉर्चून डिवाइन कैपिटल के आंतरिक भाग में प्रवेश करने के लिए केवल शहर की दीवारों पर चढ़ने की जरूरत थी। ये बहुत आसान था। इसके अलावा, एक जनरल के रूप में, जिसने पहले फॉर्चून डिवाइन कैपिटल की रक्षा की थी, ये जिवेन फॉर्चून डिवाइन कैपिटल के भीतर कई जादू और सरनी संरचनाओं से बहुत परिचित थे। उनके पास से छिपकर निकलना बहुत आसान था। जल्द ही, ये जिवेन फॉर्चून डिवाइन कैपिटल में घुस गई और फॉर्चून डिवाइन कैपिटल की सड़कों पर स्वतंत्र रूप से चलने के लिए एक अदृश्य तकनीक का इस्तेमाल किया। इस समय, हालांकि फॉर्चून डिवाइन कैपिटल के बाहर भयंकर युद्ध चल रहा था, अंदर का माहौल तनावपूर्ण था लेकिन अराजक नहीं था। हालांकि यह एक शहर था, फिर भी ये बहुत बड़ा था। यह एक महाद्वीप की तरह था। अगर वे थोड़ा और दूर भी होते, तो भी वे लड़ाई की तीव्रता को महसूस नहीं कर पाते। हालांकि वे जानते थे कि आगे की लड़ाई रोमांचक थी, लेकिन कुछ भी महसूस करना वाकई मुश्किल था। हालांकि, आसमान में उड़ने वाले युद्ध सैनिकों ने अभी भी उन्हें याद दिलाया कि क्या हो रहा था। फॉर्च्यून डिवाइन कैपिटल की जीवन में एक बार होने वाली घेराबंदी उनकी आंखों के ठीक सामने हो रही थी। ये जिवेन ने फॉर्च्यून डिवाइन कैपिटल में अपनी वापसी के बारे में किसी को नहीं बताया क्योंकि वह आगे क्या करने वाला था ये किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि, जैसे ही ये जिवेन फॉर्च्यून डिवाइन कैपिटल के असली केंद्र, फॉर्च्यून हेवनली पैलेस की ओर जाने वाले थे, जिसे फॉर्च्यून हेवनली लॉर्ड के शासनकाल के दौरान बनाया गया था, अचानक आकाश से एक अतुलनीय जोरदार विस्फोट हुआ। इसके तुरंत बाद, मूल रूप से अतुलनीय रूप से मजबूत रक्षात्मक सरणी में अचानक एक अतुलनीय विशाल छेद हो गया। असीम ऊर्जा तरंगे सीधे बाहर बह गईं। हर कोई स्तब्ध रह गया। आखिर हुआ क्या? वे फॉर्च्यून डिवाइन कैपिटल के अंदरूनी हिस्से में सीधे कैसे घुस गए? ये कुछ ऐसा था जो पहले कभी नहीं हुआ था। किसी को ये जानना होगा कि फॉर्च्यून डिवाइन कैपिटल की रक्षा इतनी आसान नहीं थी। हालांकि, ये वह हमला था जिसने फॉर्च्यून डिवाइन कैपिटल में दरार को पूरी तरह से खोल दिया। विदेशी डोमेन के प्राणियों ने भी इस अवसर का लाभ उठाकर तेजी से प्रवेश किया। एक के बाद एक, विदेशी डोमेन से अत्यंत विशाल क्रूर जानवर रास्ते में सभी को डराते हुए दौड़ पड़े। विदेशी डोमेन के ये क्रूर जानवर यहां अधिक समय तक नहीं रहे। इसके बजाय, वे सीधे फॉर्च्यून डिवाइन कैपिटल के केंद्र में फॉर्च्यून हेवनली पैलेस की ओर चले गए। वह संपूर्ण फॉर्च्यून डिवाइन कैपिटल का मूल था और संपूर्ण फॉर्च्यून डिवाइन कैपिटल का कमांड सेंटर भी था। इससे उन लोगों को भी ऐसा महसूस हुआ जो मारे जाने से डरते थेवर्ग में भाग गए। वे जल्दी से दूर भाग गए और पास आने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं की। ये जिवेन ने अपनी स्वर्गीय आंख खोली थी और स्वाभाविक रूप से सब कुछ स्पष्ट रूप से देखा था। अभी अभी महत्वपूर्ण क्षण में, ये वास्तव में एक कृपाण प्रकाश था जो आकाश से उतरा था और फॉर्च्यून डिवाइन कैपिटल की अंतिम रक्षा को सीधे काटते हुए आगे बढ़ गया था। विदेशी डोमेन ने अवश्य ही किसी प्रकार की पद्धति का उपयोग किया होगा। हालांकि, खून के रंग के ड्रमस्टिक की तुलना में, इस तरह का हमला केवल एक बार उपयोग की विधि थी, ठीक उसी तलवार की तरह जिसे ये जिवेन ने वेदी में संग्रहित किया था। ज्यादा समय नहीं बचा है। ये जिवेन को तुरंत एहसास हुआ कि जैसे ही ये लोग अंदर आए,
चाहे वह पूर्व, दक्षिण, पश्चिम के 4 महान स्वर्गीय गुरु हों या अंतरिक्ष समय के स्वर्गीय गुरु हों, उनमें से कोई भी शांति से अपने बंद दरवाजे के प्रशिक्षण को जारी रखने में सक्षम नहीं होगा। इसके अलावा पेंथियन मास्टर और अन्य ने स्पष्ट रूप से स्पेस टाइम हेवनली मास्टर और अन्य को एक ही बार में बाहर कर दिया था, उन्हें छिपने का कोई मौका नहीं दिया। जो दरार बाहर से टूट गई है उसे ठीक होने में देर नहीं लगेगी। उस समय उनके लिए यहां से निकलना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा और वे यहां फंस भी सकते हैं। सामान्य परिस्थितियों में वे अपनी जान जोखिम में नहीं डालेंगे, लेकिन अब वे भाग्य क्यूई की खातिर पूरी तरह से पागल हो गए थे। यदि वे असफल होते तो स्वाभाविक रूप से अल्पावधि में कोई परिणाम नहीं होता, लेकिन लंबे समय के बाद उन्हें हमेशा के लिए फॉर्चून दिव्य राजवंश के अधीन होना होगा। भले ही यह संभावना थी, फिर भी वे ऐसे परिणाम को बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्हें लड़ना पड़ा क्योंकि सफल होने का यही सबसे संभावित समय था। इस बार फॉर्चून डिवाइन राजवंश के अन्य सुपर संप्रदाय और सुपर शक्तिशाली कबीले भी पीछे से उनका समर्थन कर रहे थे। यदि वे इस अवसर से चूक गए, तो फॉर्चून दिव्य राजवंश का विरोध करने की कोई संभावना नहीं रहेगी। भले ही यह खतरनाक था, फिर भी उन्हें जोखिम उठाना पड़ा। उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा था, और इसी तरह ये जिवेन के पास भी ज्यादा समय नहीं बचा था। ये जिवेन ने फॉर्चून हेवनली पैलेस की ओर गोली चलाई। इस समय फॉर्चून हेवनली पैलेस भी अराजकता में था, क्योंकि किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि विदेशी डोमेन के जीव सीधे फॉर्चून डिवाइन कैपिटल की दीवारों को पार करेंगे और सीधे फॉर्चून हेवनली पैलेस पर हमला करेंगे। ये ठीक इसलिए था क्योंकि किसी ने इसकी उम्मीद नहीं की थी कि विदेशी डोमेन के प्राणियों को फॉर्चून डिवाइन कैपिटल पर एक झटके में हमला करने का अवसर मिला। इस समय ये जिवेन भी चुपचाप फॉर्चून हेवनली पैलेस में छिप गया था। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।